हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और वेस्टर्न थिंकर को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनका पर्सपेक्टिव जानना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिनका नाम है थॉमस हॉब्स। ठीक है, इनको आज हम पूरा फुली डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी। सबसे पहले हम थॉमस हॉब्स का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको समझेंगे, एंड उसके बाद उन्होंने जो भी जिस पे भी व्यूज़ दिए हैं हम उन चीज़ों को सबको समझते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो थॉमस हॉब्स का जन्म था वो 1588 में हुआ था, एंड उनकी जो डेथ थी वो 1679 में हुई थी। अब हमें जो है थॉमस हॉब्स का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना है। क्यों जानना है? क्योंकि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम उनकी जो सिचुएशंस है, जो उन्होंने अपनी लाइफ में देखा है, और वो फिर उनके व्यूज़ उस तरीके से हमारे सामने आए हैं, तो उनका कुछ रीज़न रहा होगा, तभी करके हमें जो है इनका थोड़ा सा जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो थॉमस हॉब्स का जन्म था वो वेस्टपोर्ट मेलमसबेरी, जो आज का एक पार्ट है इंग्लैंड का, वहाँ पे इनका जो जन्म था वो हुआ था। उसके बाद जब इनका जन्म हुआ, ठीक है, उसी टाइम पे 1588 पे क्या होता है, स्पेन जो है वो इंग्लैंड पे अटैक कर देता है। ठीक है, अब जैसे ही स्पेन जो है इंग्लैंड पे अटैक कर देता है, लास्ट में जो है जहाँ पे भी कोई भी कहीं पे भी अटैक होता है, इसकी वजह से जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है एक कंट्री का। ठीक है, आज की एग्जांपल ले लीजिए, रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है इंटरनेशनल लेवल पे भी, उन कंट्रीज़ के बीच में भी, एंड आगे भी जो पीछे उनकी कंट्रीज़ हैं, जो उनके सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं, उनका माहौल भी ख़राब हो जाता है, लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो उस टाइम पे भी ये हुआ सबसे पहले, जिसकी वजह से दो थॉमस हॉब्स की मदर थी, उन्होंने थॉमस हॉब्स को एक प्री मैच्योर बर्थ दे दिया। ठीक है, यानी कि जो थॉमस हॉब्स की मदर थी वो प्रेग्नेंट थी, और इसकी वजह से जो है उनको जो था डर था, क्योंकि स्पेन ने अटैक कर दिया था इंग्लैंड पे, इसकी वजह से ही उन्होंने क्या कर दिया, जो थॉमस हॉब्स थे उनको प्री मैच्योर बर्थ दे दिया, यानी कि 9 महीनों से पहले ही बर्थ दे दिया, जिसकी वजह से थॉमस हॉब्स अपनी सिक्योरिटी ऑफ लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे, क्योंकि उनका जन्म जो था वो 9 महीनों से पहले हुआ था। इसीलिए वो अपनी जो लाइफ है उसको जो है बहुत ज़्यादा उसके रिलेटेड चिंतित रहते थे। अब उसके साथ साथ उस टाइम क्या हो रहा था, रिनांस भी जो है वो यूरोप में पूरी तरीके से स्प्रेड हो चुका था, जिसकी वजह से हमें थॉमस हॉब्स की जो थिंकिंग है वो भी साइंटिफिक देखने को मिलती है। एंड साथ में क्या होता है, जैसे ही थॉमस हॉब्स थोड़े से बड़े होते हैं तो इंग्लैंड में एक इंग्लिश सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 1642 में ये वॉर स्टार्ट होता है, एंड 1651 में ये वॉर एंड होता है। अब ये वॉर हुआ किसके बीच में था, ये वॉर जो था ये हुआ था कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट्स के बीच में। अब जो कैथोलिक्स थे वो मोनार्की को सपोर्ट कर रहे थे, एंड जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो पार्लियामेंट को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, अब होता क्या है कि इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। जैसे इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, उस तरीके से जो है एक वॉर स्टार्ट हो जाता है पूरी कंट्री में। अब लोग क्या करते हैं, लोग एक दूसरे जो मोनार्की को सपोर्ट कर रहे थे उन लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं, और थॉमस हॉब्स भी जो है वो मोनार्की को सपोर्ट कर रहे थे। इसीलिए थॉमस हॉब्स को जो है फ्रांस छोड़ के भागना पड़ा था, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी वहाँ पे। इवन कि वहाँ के जो किंग थे उनका भी गला काट दिया गया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ लिया। आई होप आपको अच्छे से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पे बॉक्स में लिखी हुई है वो ये है कि जो थॉमस हॉब्स है उन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है लेवाथियन। ये 1651 में इस किताब को लिखा गया था, जिसमें थॉमस हॉब्स कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में लिखते हैं। चलिए अब फटाफट से उनके कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया है। तो अगर हम देखें तो हॉब्स को एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा इंडिविजुअलिस्ट माना गया है। अब इंडिविजुअलिस्ट क्या होता है, इंडिविजुअलिस्ट होता है जो अपने, थॉमस हॉब्स जो है वो इंडिविजुअलिस्ट की एक जो है अपना एक कंसेप्ट देते हैं इंडिविजुअलिस्ट पे भी, और थॉमस हॉब्स को सबसे ग्रेटेस्ट इंडिविजुअलिस्ट भी बोला गया एंड एब्सोल्यूटिस्ट भी बोला गया है।
सबसे पहले आपको समझना होगा इंडिविजुअलिस्ट क्या होता है। इंडिविजुअलिस्ट होता है यहाँ पे इंडिविजुअल को जो है प्रायर माना जाता है स्टेट से, मतलब इंडिविजुअल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एक स्टेट से, ठीक है। उसके साथ साथ क्या हुआ, थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग थॉमस हॉब्स बोलते थे कि मैन जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक है नेचर से, बट उसको जो है अपनी ज़रूरतों की वजह से सोशल होना पड़ता है। क्या था थॉमस हॉब्स इंडिविजुअलिस्टिक, मतलब थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग मैन जो है इंडिविजुअलिस्टिक है, यानी इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब है कि मैन सिर्फ अपने बारे में सोचता है, लेकिन वो सोशल क्यों है, क्योंकि उसकी कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ सोसाइटी से उसकी ज़रूरतें हैं जिसकी वजह से उसको सोशल होना पड़ता है। तो इसीलिए थॉमस हॉब्स को एक इंडिविजुअलिस्ट बोला गया है, क्योंकि थॉमस हॉब्स ने इंडिविजुअलिस्ट को ये कंसेप्ट दिया है। उसके बाद थॉमस हॉब्स ने एक और कंसेप्ट दिया पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म का। पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म एक फिलॉसफी है कैपिटलिज्म की, ठीक है। और इस फिलॉसफी में क्या बोला गया है कि कोई भी मैन जो भी पोजेस कर रहा है अपने एफर्ट्स की वजह से कर रहा है, यानी कि कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी है आज वो किसी और की वजह से नहीं है, वो अपने एफर्ट्स की वजह से, उसने खुद मेहनत की है, उस जो भी उसने मुकाम पाया है। कोई भी जो है मैन उसको कंपेल नहीं कर सकता कि वो ये चीज़ गिव बैक करे सोसाइटी को, ठीक है। तो ये है पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म का कंसेप्ट। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। उसके बाद हॉब्स को जो है एब्सोल्यूटिस्ट बोला गया, ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूटिस्ट बोला गया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जान लो एब्सोल्यूटिस्ट होता क्या है। एब्सोल्यूटिस्ट वो होता है जो एब्सोल्यूट पावर्स जो है वो स्टेट को देता है, ठीक है। यानी कि जितनी भी पावर्स हैं वो स्टेट को दी जाती है, यानी कि वहाँ पे क्या होता है कि स्टेट को सॉवरियन माना जाता है एंड सारी पावर्स जो हैं वो स्टेट के पास ही होती हैं। यानी कि मैन को उन्हीं क्षेत्रों में लिबर्टी है, यहाँ पे लॉ नहीं बनाया गया है स्टेट के द्वारा। तो इसीलिए थॉमस हॉब्स को एक एब्सोल्यूटिस्ट भी बोला गया, क्योंकि थॉमस हॉब्स एक स्टेट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। थॉमस हॉब्स जो है आगे आगे देखिए आप लोग, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आते जाएगा। मतलब थॉमस हॉब्स क्या बोलते हैं, थॉमस हॉब्स बोलते हैं एक स्टेट जो है वो सॉवरेन है, और एक स्टेट का जो है पर्पस क्या है, एक स्टेट को क्यों बनाया जाता है। सबसे पहले मेन पर्पस जो स्टेट का है वो है प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ, मैंने हाईलाइट कर दिया है। थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग एक स्टेट का पर्पस है कि हमें एक स्टेट को प्रिजर्व करना है, एंड जो स्टेट ऐसा नहीं कर पाती है वो एक फेल्ड स्टेट है। एंड जब स्टेट क्या कर रहे लोगों की लाइफ को लेना स्टार्ट कर दे, तो हमारे पास एक सिटीजन्स के पास राइट है कि वो उस स्टेट को रेजिस्ट भी कर सकते हैं। अब देखो हॉब्स जो है एक इंडिविजुअलिस्टिक भी है और एक एब्सोल्यूटिस्ट भी है। एक तरफ वो इंडिविजुअलिज्म को भी सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो एब्सोल्यूटिज्म को भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। यानी कि मैन जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक है, यानी कि वो अपने बारे में सोचता है, डेफिनेटली मैन अपने बारे में सोचता है, लेकिन एक इंसान तब तक शांति से नहीं रह सकता जब तक उसके जो है उसको शांति से वो तब तक नहीं रह सकता जब तक कोई एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं होगी, ठीक है। अगर हमारे पास कोई एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं है तो मुझे दूसरा इंसान आके परेशान करे, ठीक है, मैं किसको बताऊंगी, राइट। तो जो है इसीलिए बोलते हैं कि मैन अपने बारे में सोचता है, मैन को जो पसंद है वो करेगा, लेकिन जब तक उसके ऊपर कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं होगी, एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं होगी, तब तक कोई भी इंसान जो है वो शांति से नहीं जी सकता है। अब हॉब्स बोलते हैं यूटिलिटेरियनिज्म पे भी हॉब्स ने कुछ कंसेप्ट दिया हुआ है। तब यूटिलिटेरियनिज्म आपको समझना है क्या होता है। यूटिलिटेरियनिज्म एक थ्योरी है जहाँ पे एक मैन जो है वो वही चीज़ें करना चाहता है जिससे उसको खुशी मिलती है, और हमेशा मैन क्या करता है, जिन चीज़ों से उसको दुख मिलता है, यानी कि जो चीज़ें उसको अच्छी नहीं लगती, जिन चीज़ों से उसको दर्द होता है, वो उसको हमेशा अवॉइड करना चाहता है। ये यूटिलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट है कि एक ऐसी थ्योरी है यहाँ पे जो है प्लेजर को सीक किया जाता है एंड पेन को अवॉइड किया जाता है। अब थॉमस हॉब्स को भी जो है फाउंडेशन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म बोला जाता है कि थॉमस हॉब्स ने जो यूटिलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट है इसको फाउंड किया था। अब सबसे पहले थॉमस हॉब्स ने इस कंसेप्ट को सपोर्ट भी किया है, क्योंकि थॉमस हॉब्स बोलते हैं कि मैन यूटिलिटेरियन है नेचर में। क्यों? क्योंकि मैन इंडिविजुअलिस्टिक है और मैन यूटिलिटेरियन भी है। क्यों? क्योंकि मैन हमेशा वही काम करना चाहता है जिससे उसको खुशी मिलती है, एंड जिस चीज़ से उसको दुख होता है, जो चीज़ उसको पसंद नहीं है,
वो उससे हमेशा भागता है। तो इसीलिए थॉमस हॉब्स को जो है, थॉमस हॉब्स ने अपने यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर भी कंसेप्ट्स को शेयर किया है। उसके बाद थॉमस हॉब्स एक मेथड बताते हैं पॉलिटिक्स को समझने का, जिसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मैं कुल 10 या 15 मिनट की वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा थिंकर के बारे में पता चल जाए एंड जो जो थ्योरीज उसने दी है आपको ईजिली एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा जो है डिटेल में नहीं पढ़ाती हूँ, मैं थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाती हूँ। अगर आप एक बुक ले लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, वहाँ से अगर आप मेरी वीडियो को सुनने के बाद बुक को रेफर करेंगे तो आपको ईजिली कंसेप्ट जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, जो रेजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड है जो हॉब्स ने दिया है पॉलिटिक्स को पढ़ने के लिए, इस मेथड में थॉमस हॉब्स क्या बोलते हैं? इस मेथड में थॉमस हॉब्स सिंपली ये बोलते हैं कि अगर हमें किसी भी चीज़ को पढ़ना है, किसी भी चीज़ को स्टडी करना है, तो हमें उसको क्या करना है, स्मॉल एलिमेंट्स में जो है बांट देना है, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में हमें उसको बांट देना है। जैसे कि अगर हमें पॉलिटिक्स को समझना है तो हमें ह्यूमन नेचर को समझना है, अगर ह्यूमन नेचर को समझना है हमें ह्यूमन ब्रेन को समझना है, और ह्यूमन ब्रेन को समझना है तो ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं हमें उनको समझना है। तो इसी तरीके से थॉमस हॉब्स जो है ये मेथड देते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर लिया है, अगर आप कहीं बुक पे जाके पढ़ोगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हॉब्स जो है ह्यूमन नेचर के बारे में क्या बोलते हैं, ठीक है। अब थॉमस हॉब्स का ह्यूमन नेचर में क्या है, थॉमस हॉब्स एक डेफिनेशन देते हैं अपना जो है। देखो, थॉमस हॉब्स बोलते हैं कि जो इंसान की एक ज़िंदगी है ना, वो एक कंटिन्यूअस सर्च है पावर में। इंसान हमेशा क्या करता है, कंटिन्यूअस सर्च करता है पावर, और अगर उसको एक पावर मिल जाता है फिर वो दूसरी पावर के पीछे भागता है। एंड ये जो सर्च है उसका, ये तभी तक ख़त्म नहीं होता जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती है। अब देखो, जो उन्होंने मेथड ऊपर बताया था थॉमस हॉब्स ने कि ये जो है रेजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड का यूज़ करते हुए ही वो ह्यूमन नेचर को भी एक्सप्लेन करते हैं। वो बोलते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है, हमें अगर ह्यूमन नेचर को समझना है तो हमें एक ह्यूमन माइंड को समझना है सबसे पहले, और अगर हमें ह्यूमन माइंड को समझना है तो हमें ह्यूमन पार्टिकल्स, जो माइंड के अंदर पार्टिकल्स हैं, हमें उनको समझना पड़ेगा। और अगर हमें जो पार्टिकल्स हैं, जो दिमाग के अंदर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनको समझना है तो आपको स्टेट ऑफ मोशन, अब सबसे पहले एक डायग्राम डालती हूँ मैं आपको ताकि आपको क्लियरली, सबसे पहले हमें जो है ये आ गया आपका, समझ लो ह्यूमन माइंड, ठीक है। अगर हमें ह्यूमन माइंड को समझना है तो इसके बीच में ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये समझ लो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे। तो ये ह्यूमन पार्टिकल्स को समझो, ठीक है। और अगर आपको इन पार्टिकल्स को समझना है तो ये पार्टिकल्स हमेशा क्या कर रहे हैं, स्टेट ऑफ मोशन में, यानी कि आगे पीछे चल रहे हैं, ठीक है। और जब तक ये मोशन में रहेंगे तब तक एक ह्यूमन बीइंग जिंदा रहेगा, और जब तक ये ह्यूमन बीइंग जिंदा रहेगा वो तब तक पावर के पीछे भागता रहेगा, राइट। अब यहाँ पे ये डायग्राम आई होप आपको समझ में आई होगी। अब बोलते हैं जो स्टेट ऑफ मोशन है वो एक लव एंड एक अवर्जन का मोशन है, ठीक है। अब लव और अवर्जन का क्या कंसेप्ट है, सबसे पहले लव को समझते हैं। बोलते हैं जो जिस काम को करने से इंसान को प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है, वो जो है इंसान काम करने में खुश रहता है, वो उससे जो है एक लव की फीलिंग जो है इमर्ज होती है। एंड जिस काम को करने से इंसान को दुख पहुंचता है वो फीलिंग जनरेट करता है अवर्जन की। सो ये चीज़ थी। उसके साथ साथ आगे आइए, उसके बाद थॉमस हॉब्स बोलते हैं और इन सभी चीज़ों को पाने के लिए अगर एक इंसान चाहता है कि वो हमेशा खुश रहे, ठीक है, हमेशा वो प्लेजर को सीख करते रहे, तो उसके लिए हमेशा एक इंसान के पास क्या होना ज़रूरी है, पावर, ठीक है। पावर एक ज़रिया है जिसके थ्रू एक इंसान जो है वो चीज़ों को ऑब्टेन कर सकता है जो उसको प्लेजर दे, जो उसको खुशी दे, ठीक है। सो बोलते हैं प्लेजर जो है, प्लेजर जो पावर है वही एक मीन्स है जो उसको क्या दे सकता है, खुशी दे सकता है, ठीक है। सो वो पावर जो है वो इकोनॉमिक पावर भी हो सकती है, पॉलिटिकल पावर भी हो सकती है, ठीक है। वो किसी भी तरीके का पावर हो सकता है जो उसको खुशी दे। और एक इंसान हमेशा यही चाहता है कि उसको एक पावर मिले फिर वो दूसरी पावर के पीछे भागता है, ठीक है। तो यही थॉमस हॉब्स जो है एक्सप्लेन करती हैं ह्यूमन नेचर को, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टेट ऑफ नेचर। अब थॉमस हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर, मान लो स्टेट ऑफ नेचर क्या है, सबसे पहले समझ लो। स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई किंग नहीं है, कोई रूल नहीं है, सब फ्री हैं, सबके पास लिबर्टी है, सब आज़ाद हैं, जिसका जो मन में आता है वो करता है। और स्टेट ऑफ नेचर में क्या है, नेचुरल राइट्स हैं सबके पास। नेचुरल राइट्स इन द सेंस
कि अगर किसी पर्सन को लगता है कि मुझे दूसरे पर्सन से खतरा है, ठीक है, सपोज करो मुझे लगता है कि मुझे दूसरे पर्सन से खतरा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको मार सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे खतरा है उससे। यानी कि जो स्टेट ऑफ नेचर है वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी जो है हमें जो है किंग या सॉवरेन अथॉरिटी नहीं है, सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, सब अपने आप में सुप्रीम है, सबको जो सही जैसा लगता है वो करते हैं, वो है स्टेट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू होब्स, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे समझो कि जो स्टेट ऑफ नेचर है थॉमस हॉब्स उसके बारे में 3 स्टेटमेंट्स देते हैं। सबसे पहले थॉमस हॉब्स बोलते हैं जो स्टेट ऑफ नेचर है वो स्टेट ऑफ वॉर है, सबके अगेंस्ट जो है एक स्टेट ऑफ वॉर है, ठीक है। वो क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि जो स्टेट ऑफ नेचर है उसमें लोगों के पास नेचुरल राइट्स है और उसके चलते वो कुछ भी कर सकते हैं। और साथ साथ में थॉमस होब बोलते हैं स्टेट ऑफ नेचर में जो लाइफ है मैन की, यानी कि जो एक इंसान की ज़िंदगी है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है, ब्रूटिश है, नास्टी है और शॉर्ट है, क्योंकि किसी को भी सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं है। जबकि थॉमस हॉब्स जो हैं वो राइट टू लाइफ को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। और बोलते हैं जो स्टेट ऑफ नेचर है वहाँ पे कोई भी स्कोप नहीं है आर्ट, लिटरेचर, लेटर्स, नेविगेशन और इंडस्ट्री का, ठीक है। अब सबसे पहले आपको स्टेट ऑफ नेचर को समझना पड़ेगा। हमने समझ लिया स्टेट ऑफ नेचर क्या है, ठीक है। वो एक ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई किंग नहीं है, कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है रोकने के लिए, सब जो है सुप्रीम है, जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है, ठीक है। वो है स्टेट ऑफ नेचर। अब थॉमस वो बोलते हैं कि इस स्टेट ऑफ नेचर में क्या हो जाता है, वॉर हो जाती है, क्योंकि जब लोग जो है एक दूसरे के साथ लड़ाई कर देते हैं, क्योंकि कोई रोकने वाला है नहीं है, तो यहाँ पे लड़ाई हो जाती है। और ऐसे जहाँ पे कोई गुड लाइफ का स्कोप ही नहीं है तो वहाँ पे एक इंसान की ज़िंदगी जो है वो पोर ही होगी, ब्रिटिश होगी, शॉर्ट होगी, क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे कहाँ ही स्कोप रहेगा आर्ट, लेटर्स, नेविगेशन और इंडस्ट्री का, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। अब लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे इन लड़ाइयों से, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं है स्टेट ऑफ नेचर से। तो थॉमस होब बोलते हैं लोग क्या करते हैं, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि थॉमस होब्स बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है सभी का सभी के साथ। इसका मतलब यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट जो है सभी लोगों पे एप्लीकेबल होगा। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसमें लोग क्या करते हैं, अपने सारे जो अधिकार हैं एक सुप्रीम अथॉरिटी यानी कि एक किंग को अपनी सारी पावर्स दे देते हैं, और आज के बाद वही उनको गवर्न करेगा, वही एक सुप्रीम अथॉरिटी होगी अकॉर्डिंग टू हॉब्स, ठीक है। तो ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बट सोशल कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है कि जो राइट टू लाइफ एक राइट है, ऐसा राइट है जो कि वो उस जिसको भी उन्होंने सॉवरेन बनाया है, जो भी किंग है जिसको भी उन्होंने सारे राइट्स अपने दे दिए हैं, अब उनके पास जो है राइट टू लाइफ वो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। लोग जो है अपना जो राइट टू लाइफ है, थॉमस हॉब्स ने बोला है ये किसी को भी किसी भी कीमत में ट्रांसफ़र नहीं करना है। राइट टू लाइफ अगर वो सॉवरेन उनकी ज़िंदगी छीनने की कोशिश करेगा तो उस केस में वो जो है उस जो है राइट को जो है इसको नहीं दे सकते, ठीक है। राइट टू लाइफ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। तो सबसे पहले थॉमस हॉब्स बोलते हैं कि उस स्टेट ऑफ नेचर में मैन के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो एक अनार्की में रहे या तो एक एब्सोल्यूट मोनार्की में रहे, ठीक है। तो लोगों ने क्या डिसाइड किया, लोगों ने डिसाइड किया कि हम किस में रहेंगे, हम एक एब्सोल्यूट मोनार्की में रहेंगे। क्यों लोगों ने एब्सोल्यूट मोनार्की, क्योंकि जो एब्सोल्यूट अनार्की है हम तो लोगों के पास पूरी फुल आज़ादी है, जो करना है वो करो, पर वहाँ पे लोगों के पास सिक्योरिटी ऑफ लाइफ ही नहीं है, तो वो ऐसी ज़िंदगी भी क्या करेंगे जी के। इसीलिए लोगों ने किसको सपोर्ट किया, एब्सोल्यूट मोनार्की को। उसके साथ साथ आगे आ जाते हैं, थॉमस हॉब एक स्टेटमेंट देते हैं कि आई गिव अप ऑल माई राइट्स टू दिस असेंबली आर टू दिस पर्सन ऑन द कंडीशन दैट ऑल विल गिव अप देयर राइट्स। थॉमस हॉब्स बोलते हैं कि मैं अपने राइट्स इस जो है अपने सारे राइट्स जो है तभी जो है इस असेंबली को या जिस भी पर्सन को सॉवरेन बनाया मैं तभी उस पर्सन को जो है अपने राइट दूंगा इस कंडीशन में, ताकि जितने भी सारे लोग जो है अपने राइट्स को ट्रांसफ़र करें, सारे लोग अपने राइट्स को देंगे तभी मैं जो है राइट्स को ट्रांसफ़र करूंगा। ये थॉमस हॉब्स बोलते हैं। अब थॉमस हॉब्स जो है ना, इनका सॉवरेंटी में बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, चलिए जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो अब थॉमस हॉब्स जो थे, सबसे पहले आपको सॉवरेंटी को समझना होगा। सॉवरेंटी क्या है, सॉवरेंटी एक ऐसी सुप्रीम अथॉरिटी है जहाँ पे लोगों के पास पावर है, जहाँ पे एक सुप्रीम अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी जिसके पास पावर है कि वो लॉ बना सकती है, लॉ को इन्फोर्स कर सकती है, वो एक सुप्रीम अथॉरिटी है, ठीक है।
उसके साथ साथ जो थॉमस हॉब्स है ये एक पहले इंसान थे जिन्होंने एक कंप्लीट थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी दी थी। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने कंप्लीट थ्योरी दी थी सॉवरेंटी की, दैट वाज द थॉमस हॉब्स। ठीक है, अब थॉमस हॉब्स जो है मेडिवल टाइम में जो अथॉरिटी वो डिवाइडेड थी। सो मॉडर्न टाइम में क्या हुआ, धीरे धीरे कैपिटलिज्म का राइज होने लगा। ठीक है, यानी कि जो अथॉरिटी डिवाइडेड थी, फ्यूडलिज्म था मेडिवल टाइम में, तो कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं थी कि कोई भी, मतलब हमें ये पता नहीं रहता था कि किसका लॉ जो है वो चलेगा। ठीक है, सोसाइटी में किसका लॉ जो है प्रिवेल होगा, क्योंकि फ्यूडलिज्म था, अथॉरिटी जो थी वो डिवाइडेड थी। लेकिन जैसे ही मॉडर्न टाइम आया, वहाँ पे धीरे धीरे जो है कैपिटलिज्म का राइज होने लगा, कॉन्ट्रैक्ट्स होने लगे, जिसकी वजह से जो है एक सुप्रीम अथॉरिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि हम उसकी बात माने, उसके लॉज को माने। तो ये सारा जो है, इसीलिए जो है हमें सॉवरेंटी की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था हॉब्स का थ्योरी ऑन सॉवरेंटी। अब क्रिटिसिज्म में मैंने एक ही पॉइंट लिखा है, यहाँ पे थोड़ा वीडियो लंबा हो गया। तो क्रिटिसिज्म में सीबी मैकफर्सन क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं हॉब्स जो है एक इंडिविजुअलिस्ट से स्टार्ट होते हैं, बट वो एक हैं एक एब्सोल्यूटिस्ट। ठीक है, अब थॉमस हॉब्स जो है उनको जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। मैं ऐसे ही बता देती हूँ। अब थॉमस हॉब्स की जो बुक है ना, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है, जिसका नाम मैंने बताया था ना आपको, लिवाथियन। वो बुक जो है उसको क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस बुक में ना ही पॉलिटिक्स के रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, ना ही हिस्ट्री के बारे में कुछ बताया, तो उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है। इवन उसको उसकी जो चर्च है, ठीक है, चर्च में भी उस बुक को अलो नहीं किया गया है, और यहाँ तक कि जो पार्लियामेंट है उसने भी उस बुक को जो है वहाँ पे जो है उसको कुछ नाम दिया है, एक मिनट, तो नाम दिया है उसको द मोस्ट पॉइजनस पीस ऑफ एथिज्म। ठीक है, तो मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए जो ये मोस्ट पॉइजनस पीस ऑफ एथिज्म बोला गया है उस जो बुक थॉमस हॉब्स ने लेविथियन दी थी। अब चलिए आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मिलूँ। टिल देन बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।